हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चींटी की एक नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। हाल ही में चींटी की एक नई प्रजाति उकेरिया जोशी या केरल राज्य में खोजी गई है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि उकेरिया जोशी का संबंध किससे है, तो ये क्या है? ये चींटी की एक नई प्रजाति है। केरल राज्य ये क्यों करंट में है? क्योंकि यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क और जेंडर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? केरल राज्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वजीत चटर्जी को। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। सोनू सूद, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम नॉट मसीहा। वहीं आधार पुणेवाला का संबंध सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से है। यह कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? ये वो भी नरेंद्र मोदी ही हैं। मनसुख मांडविया ये प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अमित शाह के द्वारा सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभाला गया है। ये भारत का नवीनतम मंत्रालय है, यानी सहकारिता मंत्रालय भारत का नवीनतम मंत्रालय है, जिसका कार्यभार अमित शाह के द्वारा संभाला गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ये भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यानी 23 जनवरी 2021 को पहली बार संस्कृत मंत्रालय के द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित एक द्वीप था राजद्वीप, उसका नाम नेताजी के नाम पर बदलकर क्या कर दिया गया? बोस द्वीप कर दिया गया। वहीं हावड़ा कालका मेल, इसका नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत व फ्रांस। हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास ये भारत व फ्रांस के बीच कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में राफेल ने पहली बार उड़ान भरी। भारत व फ्रांस संयुक्त रूप से किससे संबंधित? आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना भारत व फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। भारत व अमेरिका के बीच वज्र प्रहार एक्सरसाइज, भारत व श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज, वहीं भारत व उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? डस्टलिन एक्सरसाइज देखने को मिलता है और डस्टलिन एक्सरसाइज का आयोजन हाल ही में रानीखेत में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? किस सम्मान से? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरुण गोगोई। हाल ही में तरुण गोगोई को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के कुल 7 लोगों को या फिर 2021 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, एसपी बालासुब्रमण्यम व नरेंद्र सिंह कृपलानी, इन तीनों को किसे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविका बनी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा कुमनन। यानी
टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, या पहली भारतीय महिला नाविका ये नेत्रा कुमनन है। अगर पूछे पहली महिला जो है या पहली महिला पहलवान कौन है, तो विनेश फोगाट। अगर पूछे पहली तैराक, ये है साजन प्रकाश। और पहली महिला तैराक कौन है, पहली महिला तैराक अगर पूछे तो ये माना पटेल है। वही जो मीराबाई चानू है, इनका संबंध वेट लिफ्टर से है। दीपिका कुमारी इनका ये जो है, ये तीरंदाज हैं। भवानी देवी इनका संबंध किस खेल से है, तलवारबाजी से। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। तथा फवाद मिर्जा ये घुड़सवारी से, फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में उत्तर प्रदेश के राम मंदिर झांकी को वर्ष 2021 का में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर यही पूछे गणतंत्र दिवस 2020 में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो असम की झांकी को, 2020 में असम की झांकी को, वहीं 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वां। इंटरनेशनल किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष कुमार। दिल्ली एम्स के कर्मचारी या दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी इनको यानी मनीष कुमार को देश का पहला कोरोना वायरस का जो टीका है वो लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि कोरोना टीका का स्टार्ट किस दिन किया गया, तो 16 जनवरी 2021 को। इसके पहले मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। इसका भी संबंध किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये वाराणसी से संबंधित, या इनका संबंध किस जगह से है, तो वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी तथा इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। और पार्श्वनाथ का जो शरीर त्याग है वो किस पर्वत पर किया गया था, तो सम्मेद पर्वत पर किया गया था। जैन तीर्थंकरों में पहले जो प्रथम जैन तीर्थंकर है वो ऋषभदेव हैं। और 23वें दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ। तीसरे जैन तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ। वहीं 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वां व अंतिम जैन तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। त्रिरत्न ये किससे संबंधित है, त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ आयोजित की गई थी। पहली जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाटिलपुत्र में किया गया था और इसकी अध्यक्षा स्थूलभद्र के द्वारा। वहीं दूसरा जैन संगीत है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, वल्लभी में किया गया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। किसमें, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक एक महान मौर्य सम्राट था। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। और सर्वप्रथम यानी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को अशोक के लेखों को पढ़ने का में जो है सफलता मिलती है। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 वर्गों में जो है डिवाइड है या 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख है।
और उसमें से अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, इन चारों में से कोई एक नाम गायब कर देते हैं। उसमें से पूछते हैं आदि में से किस राज्य का जो है दक्षिण भारतीय राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको भी ऐसे भी याद करना है कि जो है दूसरे बृहद शिलालेख में जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन दक्षिण भारतीय? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इन 4 दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधर्मन। हुड़ शासक यशोधर्मन के द्वारा द्वारा हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया गया था। जो मिहिर कुल है ये जो है हुड़ शासक तोरमाड़ के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। अगर पूछे भारत में किसके शासनकाल में पहली बार हुड़ आक्रमण हुआ था, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में, यानी स्कंदगुप्त का शासनकाल जो है वो हुड़ शासकों के या हुड़ के आक्रमण के लिए ही क्या है, फेमस है। और इसकी व्याख्या यानी स्कंदगुप्त की और हुड़ों के आक्रमण की व्याख्या किसमें मिलती है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 में। वर्ष 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर 1909 इसकी बात की जाए, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, यानी 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसमें गया था? 1909 के अधिनियम में ही किया गया था। और 1813 के अधिनियम में क्या किया गया था? 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था। वहीं 1892 किस लिए फेमस है? 1892 अंग्रेजों ने जो है सर्वप्रथम भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर पूछे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1919 के जो है अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 का जो अधिनियम है वो किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था तथा 1919 के अधिनियम के द्वारा ही सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। अगर पूछे पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का जो स्टार्ट है वो किस पे किया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। और इसका विस्तार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा किया गया। और 1919 के जो अधिनियम है उसके द्वारा केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया तथा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से बक्सर का जो युद्ध है वो सर्वाधिक निर्णायक था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। किसके? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व शाह आलम जो है वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये किसके साथ? अंग्रेजों के साथ इनकी जो है क्या हुई? युद्ध हुई थी, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या की थी? जीत या विजय हासिल की थी। और बक्सर का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग भी खुल गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था।
प्लासी के युद्ध ने जहां बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया, वहीं बक्सर की विजय द्वारा अंग्रेज उत्तर भारत में तथा समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या है? ये निर्णायक युद्ध कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1978 में नहीं बल्कि 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में पारित हुआ था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ये 1876 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट ये 1885 में तथा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजेज एंड एक्ट ये कब पारित किया गया था? ये 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजेज एंड अवध एक्ट ये 1890 ईस्वी को पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत कर रहे थे। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी किस स्थान पर थे? तो नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946। कब? सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार में शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशफाक अली, राजगोपालाचारी, शरद बोस इत्यादि। ये सारे क्या थे? अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले थे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो है वो शामिल नहीं हुई थी। कौन शामिल नहीं हुआ था? तो इसमें मुस्लिम लीग ये इससे बाइकआउट कर गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने डांडी मार्च किया तथा 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार के द्वारा की गई थी। वहीं लखनऊ अधिवेशन 1916 इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। गया अधिवेशन 1922 इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा तथा सूरत अधिवेशन 1907 इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी में यह पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी 1936। कभी कभी ये डेट भी पूछ लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति से।
बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन से युवाओं में उपजा आक्रोश अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 को हुई थी, 1907 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है, जबकि माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। और माजुली द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। कौन सा है? माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? निम्नलिखित में से किस स्थानों पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। यहाँ पर देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम है। वहीं कर्णप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा व पिंडार नदी का संगम कहाँ, या पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा का संगम है, तथा रुद्रप्रयाग में किसका संगम है? अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम जो है ये रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। अगर वहीं एक है नंदप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का जो है संगम वो नंदप्रयाग में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोड़ा। एवं इसे किस नाम से और जाना जाता है? लोबिया। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा यानी लोबिया में 0.49% पाई जाती है। कितना? 0.49% पाई जाती है। हरी खाद किस में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साफिर सिम्पसन मापन। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोक्लाइन या किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। वहीं हेलोकाइन किसको दर्शाता है? ये लवणता प्रवणता को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन या गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, तकलामकान मरुस्थल चीन। ऑप्शन नंबर सी, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। एंड ऑप्शन नंबर डी है गिब्सन मरुस्थल ब्राजील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन मरुस्थल ब्राजील। जो गिब्सन मरुस्थल है ये ब्राजील में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं सोनोरन मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, तकलामकान मरुस्थल चीन में तथा काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 विषयों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए। इसकी शुरुआत कब की गई थी, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसमें सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन नाभिकीय शक्ति का जो है उल्लेख इस मिशन के अंतर्गत नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रथाओं का सही क्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। यह अनुक्रमण यानी सक्सेशन की प्रथाओं का सही क्रम है। किसके द्वारा यह क्रम किसके द्वारा दिया गया? तो सक्सेशन का यह क्रम ओडम नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जिसमें नग्नीकरण यानी न्यूडेशन, प्रवास यानी माइग्रेशन, आस्थापना यानी स्टेशन और प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन तथा स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन, ये क्या है? ये सही क्रम है। ये सही क्रम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर सक्सेशन से कहीं क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। सुंकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये नेपाल देश में स्थित है या नेपाल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? यानी क्या है कि पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर किस राज्य में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर मेघालय राज्य में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशी विद्यापीठ के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि काशी विद्यापीठ के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी नहीं बल्कि कौन है? ये बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं जौनसारी जनजातियाँ, इसमें बहुविवाह प्रचलित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट यह लखनऊ में स्थित है तथा गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो नोएडा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गलत कथन को चुनिए। वीवी गिर, ऑप्शन नंबर ए है, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कन्नौज में तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कन्नौज में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये आगरा में स्थित होगा, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो है टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1974 से लेकर 1978 के बीच माना जाता है और इसी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही सर्वप्रथम गरीबी हटाओ से संबंधित जो है या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। योजना आयोग के द्वारा यानी योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और 1951 से लेकर 2017 के बीच कुल 12 जो है पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई थी। कितनी? कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई थी। वहीं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और नीति आयोग के अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार तथा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन है? अमिताभ कांत हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1980 को। 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में 5 जून 1980 को नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के भाग 11 के तहत अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान वर्णित है। इसके तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है और सबसे ज़्यादा जो है सदस्यों की संख्या किसमें होती है? प्राक्कलन समिति में ही होती है। और समिति का कार्य क्या होता है? बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव देना। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। कभी कभी पूछता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के जो है सदस्य शामिल होते हैं, तो वो भी प्राक्कलन समिति ही है। और कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें सबसे अधिक सदस्य हैं, तो वो भी कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की जो है का गठन किया गया था और इसके अध्यक्षों का या इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है के तहत मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति तथा विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति अथवा अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है, यानी जो अंतिम फैसला होता है वो किसके अंतर्गत आता है? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घटनाओं या जो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? भारत की अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था? 1950 को हुआ था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है 1955 में किया गया था। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। बैंकिंग नियमन अधिनियम का नियमन जो है वो 1949 में आया था, 1949 में। तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सबसे पहले क्या हुआ था? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रॉन एक संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम मौसम। साइट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम जो है क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं बल्कि कार्बन का एक उपयोगी अपर रूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर इस्माइली, हेरोल्ड तथा रॉबर्ट एफ कर्ल के द्वारा की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। वहीं पायरीन यह एक अग्निशामक है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका प्रयोग अम्ल वर्षा के रूप में किया जाता है तथा फ्रेयान यह एक क्या है प्रशीतक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।